जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 11 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें, वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट पेज पे जो यह न्यूज़ है, इस न्यूज़ के रिगार्डिंग लगातार हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि टीकाकरण में दखल न दे अदालत। तो हम देख रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को डांट रही है, राज्य सरकार को बोल रही है कि आप टीकाकरण को तेज़ी से संचालित करने का कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट एक अभिभावक के तौर पे अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि टीकाकरण में दखल न दे अदालत। देखो, जब भी हमें अदालत के बारे में लिखना होता तो अदालत में क्या होता है कि विशेषज्ञता का अभाव होता है, अदालत में क्या होता है कि टेक्निकलिटी का अभाव होता है। और टेक्निकलिटी जो है या विशेषज्ञता जो है ये किसके पास होता है? ये होता है कार्यपालिका के पास। इसलिए ये सब जो कार्य होता है, टीकाकरण का कार्य हो गया या कोई भी कार्य हो गया, उसका संचालन कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका में भी विशेषज्ञता जो होता है सबसे अधिक होता है। वो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका के पास इसका कमी दिखता है और प्रशासनिक कार्यपालिका के पास ये चीज़ें होती है, टेक्निकलिटी होती है, विशेषज्ञता होती है, वैज्ञानिकता होती है। ये सारी की सारी चीज़ें कार्यपालिका के पास होती है, न्यायपालिका के पास नहीं होती है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि वो टीकाकरण में दखल न दे। देखो, यहाँ पे जो है अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालयों के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। यानी फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट है तो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएगा, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाएगा। अंतिम वर्ष का स्टूडेंट बस पास आउट नहीं होगा, बाकी सभी प्रमोट हो जाएंगे। तो इस तरह के न्यूज़ में जब भी कोई कमीशन का जिक्र हो, जब भी किसी संस्था का जिक्र हो, तो उस संस्था के बारे में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। और ये संस्था है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका अगर नींव देखोगे आप तो नींव पड़ा था इसका रेले आयोग के तहत। 1902 में रेले आयोग का गठन किया गया था और रेले आयोग भारत के सभी विश्वविद्यालयों की दशा के अध्ययन तथा उसकी स्थिति के सुधार पे एक सुझाव देना था। लॉर्ड कर्जन के समय में ये आयोग का गठन किया गया था, रेले आयोग। अब देखो, रेले आयोग की अनुशंसा पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। आई रिपीट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था रेले आयोग के रिकमेंडेशन पे। और कर्जन का पीरियड था, कर्जन उस समय में हमारे देश में वायसराय थे। अब देखो, 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पे यूजीसी का नींव रखा था। इस कमीशन का काम क्या है, इस संस्था का काम क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों में समन्वय करता है, विश्वविद्यालय के जो मापदंड है उसका निर्धारण करता है, अनुच्छरण करता है। 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित यह एक स्वायत्त संगठन है। तो नींव इसकी 1953 में दिया गया था, लेकिन इसको जो स्वायत्त संगठन बनाया गया वो 1956 के एक्ट के द्वारा बनाया गया। अब देखो, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो जितना भी केंद्र और राज्य के बीच में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की जांच करना, उस यूनिवर्सिटी का मापदंड निर्धारित करना, उस यूनिवर्सिटी का पढ़ाई का क्या मानक है वो मानक को देखना, और केंद्र और राज्य दोनों को जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को लेकर के दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना और दोनों को सुझाव देना। तो ये बेसिकली काम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके साथ साथ 6 इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, जो है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। देखो, असम में एनआरसी कराएंगे पुनः सत्यापन, शर्मा। तो असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये आप दिख रहा है आपको, इसका नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा। तो इन्होंने कहा है कि असम में पुनः सत्यापन कराएंगे एनआरसी, और ख़ास करके वो जिला
जो जिला जो है सीमावर्ती जिला जो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ जिला है वहाँ पे एनआरसी का फिर से सत्यापन कराएंगे। सबसे अधिक एनआरसी इंपॉर्टेंट है। 2019 से लगातार मैं देख रहा हूँ पेपर में कभी न कभी इस पर चर्चा होती है। पहले लगातार इसमें एडिटोरियल आता था, अब लगातार एडिटोरियल नहीं आता है, लेकिन चर्चा होती है। तो एनआरसी पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो 2019 में जब मूवमेंट हो रहा था एनआरसी को लेकर के, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट था कि एनआरसी के विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे और एनआरसी के जो समर्थन में आंदोलन चल रहे थे, दोनों में आंदोलन करने वाले 90% लोगों को इसका एग्जैक्ट प्रोविज़न पता नहीं था। काफ़ी फनी भी है लेकिन ये सही है। एक सर्वे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90% लोगों को जो विरोध कर रहे हैं या समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, दोनों लोगों को 90% लोगों को एनआरसी और सीए का एग्जैक्ट प्रोविज़न पता नहीं था। तो मेरा कहना है कि अगर आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी कानून का, किसी भी फैक्ट का, तो उसका नॉलेज पहले रखें, उसके बाद विरोध करें या समर्थन करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए। तो एनआरसी के बारे में डिटेल से एनालिसिस मैं करूँगा आपके साथ। देखो, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर क्या है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, आप भारत के नागरिक हैं उसके लिए एक रजिस्टर बनाया गया है। उस रजिस्टर में अगर आपका नाम होता है तो वो ये प्रूफ होता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपकी राष्ट्रीयता प्रूफ होती है, आप भारत के नागरिक हैं। इसी को कहा गया एनआरसी। 1951 में सबसे पहले एनआरसी की स्थापना हुई थी। आप याद करो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। जो वर्तमान में पूर्वी बांग्लादेश है वो बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान से काफ़ी लोग आ गए थे असम में, और ऐसे कंडीशन में असम में जो है असम के लोगों की जनसंख्या, असम के जो अपनी लोगों की जनसंख्या थी वो कम हो रही थी और बांग्लादेशियों की जनसंख्या बढ़ रही थी। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एनआरसी की स्थापना कीजिए और रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन एग्जैक्ट नागरिक है असम का और कौन विदेश से असम में आके बसा हुआ। राइट। अब देखो 1947 में ये हाल हुआ आज़ादी के बाद, और उसके बाद 1971 में भी यही हाल हुआ, क्योंकि 1971 में आपको पता है कि किस तरह से मूवमेंट चला था, किस तरह से बांग्लादेश की स्थापना हुआ था। राइट। उसके लिए आंदोलन करना पड़ा था, और ऐसे कंडीशन में 1971 में भी काफ़ी शरणार्थी जो थे वो बांग्लादेश से आकर के असम में आ गए थे। तो 1971 में 1947 में दोनों में ये बातें चली थी। 1951 में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एनआरसी की स्थापना कीजिए। अब देखो 1971 में जब बांग्लादेश से फिर लोग असम में आके काफ़ी संख्या में असम में आके बसने लगे, तो उसके बाद असम की एक छात्र संगठन है, अखिल असम छात्र संगठन, जिसे आसू कहा गया, ये 1971 से लगातार प्रदर्शन कर रही थी। और इसके बाद फाइनली असम के ये छात्र संगठन जिसे आसू कहा गया और भारत सरकार के बीच में एक समझौता होता है जिसे असम समझौता का नाम दिया गया। वर्तमान की जो एनआरसी बना है वो असम समझौता के नाम पे बना है, इसलिए ये समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। असम समझौता राजीव गांधी के समय में हुआ था, 1985 में असम समझौता हुआ है। आसू जो अखिल असम छात्र संघ है उसके और भारत सरकार के बीच में, इसमें कहा गया था कि 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971, देखो बांग्लादेश में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो मास लेवल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 25 मार्च 1971 से। राइट। इसलिए ये दिन डिसाइड किया गया 24 मार्च 1971। इसमें कहा गया असम समझौता में कि 24 मार्च 1971 से पहले जो भी लोग बांग्लादेश से अगर मान लो असम में आकर बस चुका है वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन 24 मार्च के बाद बसने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। मान लो एक व्यक्ति 25 मार्च 1971 को आता है तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? नहीं। 26 मार्च 1971 को आता है, क्या भारत का नागरिक होगा? नहीं। 23 मार्च 1971 को आता है, वो भारत का नागरिक होगा। सिंपल एज दैट। 24 मार्च 1971 की रात में 12 बजे से पहले वो भारत आ जाता है तो वो भारत का नागरिक होगा। अब देखो एनआरसी की जो इधर 2019 में एनआरसी की जो स्थापना किया गया था, डाटा अपडेट किया गया था, उसमें 19 लाख लोगों की नागरिकता खतरे में है, यानी 19 लाख लोग एनआरसी के लिस्ट से बाहर हैं।
राइट। अब देखो फॉरेन ट्रिब्यूनल का समय दिया गया था। फॉरेन ट्रिब्यूनल, अगर मान लो आप अपनी नागरिकता प्रूफ नहीं कर पाए तो फॉरेन ट्रिब्यूनल बना हुआ भारत में, उसके 120 दिन का समय दिया गया था कि 120 दिन में आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। और भारत के नागरिक हैं, आपके पास डाटा होना चाहिए कि आप 1971 से पहले भारत आ चुके हैं। राइट, 24 मार्च 1971 से पहले। अब देखो गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है और कागज़ नहीं है। मान लो 1971 से लेकर के वर्तमान में 50 वर्ष से अधिक हो गया। अब एक लड़का 20 वर्ष का, उसका जन्म भारत में हुआ, सब कुछ भारत में हुआ, तो वो कैसे प्रूफ करेगा कि 24 मार्च 1971 से पहले उसके पिताजी या उसके दादाजी भारत आ चुके थे। तो गरीब आदमी है तो वो कागज़ संभाल के रखता नहीं है, पैसा उसके पास अभाव है, तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखो एक ही परिवार के कुछ लोगों का नाम एनआरसी के में है, कुछ लोगों का नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? एक परिवार के कुछ लोगों का नाम आप इसमें शामिल किए, कुछ परिवार के लोगों का नाम शामिल नहीं है। राइट। इसी तरह से मिलिट्री में काम करने वाले कुछ लोगों का भी एनआरसी में नाम नहीं है, तो ये भी समस्या कंडीशन है। समय लगने वाली प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक एनआरसी जो अपडेट हुआ है उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। 2019 में हुआ था, 2021 चल रहा, अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं लिया गया। अब देखो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, क्षेत्रवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के लिए खतरा है। क्यों? एक व्यक्ति का मान लेते हैं एनआरसी में नाम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो भारत में ही रह रहा है, तो भारत में रह रहा है तो आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन या अन्य संगठन उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि तुम तो भारत के नागरिक हो नहीं, भारत सरकार तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो ऐसे कंडीशन में वो ये सारे के सारे संगठन आतंकवाद, क्षेत्रवाद, उग्रवाद में उसका यूज किया जा सकता है। और यही चीज़ें हम रोहिंग्या क्राइसिस के रूप में भी देखते हैं। रोहिंग्या को भी काफ़ी जगह जो है आतंकवाद के लिए यूज किया जा रहा है, क्षेत्रवाद के लिए यूज किया जा रहा है, उग्रवाद के लिए यूज किया जा रहा है, नक्सलवाद के लिए यूज किया जा रहा है। रोहिंग्या क्राइसिस में भी सेम समस्या है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमित होगी, निश्चित तौर पे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है वो खराब होगी। क्यों? क्योंकि भारत शरणार्थियों को शरण देने वाला देश रहा है। अब 19 लाख लोगों का नाम अगर नहीं है तो हम इसे निकालेंगे अगर, राइट, हालांकि हम निकाल नहीं रहे हैं इस पर, क्योंकि अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, ना बांग्लादेश से बात किया गया है, इसलिए बहुत कम संभावना है कि ये लोग निकलेंगे। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि है कि हम शरणार्थियों को शरण देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये छवि धूमिल होगी। बांग्लादेश के साथ नवीन तनाव उत्पन्न होगा। बांग्लादेश के साथ जो डिस्प्यूट हम डिस्कस करते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या डिस्प्यूट है, तो एक डिस्प्यूट निश्चित तौर पे यह है एनआरसी का मुद्दा। 19 लाख लोगों की नागरिकता खतरे में है। हमारा कहना है कि ये लोग बांग्लादेश से आए थे, लेकिन बांग्लादेश क्या इस 19 लाख लोगों को एक्सेप्ट करेगी? तो बिल्कुल नहीं। क्या 19 लाख लोगों को बांग्लादेश एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? लेकिन क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश से बातचीत किया है? क्या भारत सरकार ने कहा है कि ये लोग आपके नागरिक हैं, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने भी इस पर कोई बातचीत नहीं किया। अब देखो शरणार्थियों की अगर समस्या होगी तो निश्चित तौर पे यूनाइटेड नेशन का दखल बढ़ेगा भारत में, राइट। और उन राज्य जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय हो वहाँ भी विवाद होगा। एनआरसी हम अगर करते हैं तो हमारा विवाद अन्य देश, अन्य राज्यों के साथ भी होगा। जम्मू कश्मीर में भी हमारा विवाद होगा क्योंकि उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान में भी विवाद होगा कि राजस्थान में बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से भारत में आ चुके हैं, वहाँ पे भी विवाद होगा। अन्य जगह भी विवाद होगा जहाँ जिसकी भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय होती है या दूसरे देशों के साथ लगती है। जैसे नेपाल के साथ भारत बिहार की सीमा लगती है तो वहाँ भी विवाद हो सकता है। अब देखो 25 मार्च 1971 से जो भारत में रहा है अब वो भारत का नागरिक नहीं है। निश्चित तौर पे मान लेते हैं कि 1976 से एक व्यक्ति भारत में रहा है, 50 वर्ष अपनी ज़िंदगी का वो भारत में गुजार दिया है, और आप आज कहते हैं 50 वर्ष वो व्यक्ति भारत में गुजार दिया है और आप आज कहते हैं कि वो भारत का नागरिक नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये समस्या वाली स्थिति है। तो निश्चित तौर पे कोशिश किया मैंने कि एनआरसी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए। असम समझौता के बारे में आपको याद रखना, और असम समझौता में जो प्रावधान था कि 24 मार्च 1971 से पहले जो व्यक्ति भारत आ चुका है वो भारत का नागरिक होगा, इसी के आधार पर 2019 में एनआरसी को अपडेट किया गया था।
एक बार इसको भी देख लेना। टीकाकरण की सुस्त रफ्तार के खतरे की आशंका। देखो टीकाकरण सुस्त है, उसका बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हमारे पास कच्चे माल ही नहीं था और अमेरिका हमें कच्चे माल देने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था। टीका के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, हम अन्य देशों पर निर्भर करते थे। दूसरी बात क्या है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। बावजूद इसके भारत की जनसंख्या इतनी है कि भारत जो चाह कर भी उतनी वैक्सीन को नहीं बना सका। अभी तक लगभग 18 करोड़ वैक्सीन ही राज्यों को दिया गया है। सोचो, राज्यों को 18 करोड़ वैक्सीन दिया गया अभी तक। तो हमारी वैक्सीन की कैपेबिलिटी भी नहीं है, सफिशिएंट कैपेबिलिटी नहीं है। बहरहाल इस पर एक एडिटोरियल दिया हुआ, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया हुआ, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कि ये सही न्यूज़ है अथवा नहीं है, कि सीबीसी प्रमुख के चयन के लिए लिखना होगा 300 शब्दों का निबंध। आई डोंट नो ये सही है या नहीं है, लेकिन मैं चेक कर लूँगा। हालांकि न्यूज़ दैनिक जागरण में दिया हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली सही होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिकरण केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख सीबीसी के लिए 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा। देखो ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिक इम्पोर्टेंट है सीबीसी। सीबीसी के बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस संस्था की स्थापना किया गया था। इनफैक्ट सीबीआई में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उस समय में भी सीबीआई की भी जांच ये संस्था कर रही थी। एक तो सीबीआई भ्रष्टाचार की जांच करती है, लेकिन अगर सीबीआई में भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जांच कौन करती है? सीबीसी करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था है। राइट, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सतर्कता के मामले में केंद्र सरकार को सलाह या मार्गदर्शन देने के लिए के संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति, जो गठित किया गया था के संथानम समिति के रूप से भी हम उसको जानते हैं, और इसी समिति की सिफारिश पे फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। राइट, संसद ने वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया और 11 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है ये एक कानून बन गया। तो आपको ये चीज़ें देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हो गई थी, लेकिन एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ था, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। तो उस समय में ना तो ये संवैधानिक संस्था थी, ना सांविधिक संस्था थी। 2003 में जो है इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बन गया। तो स्पेशल एक्ट्स के माध्यम से किसी संस्था की स्थापना होती है तो उसे क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांविधिक संस्था कहते हैं, उसे कहते हैं वैधानिक संस्था कहते हैं, उसे लीगल बॉडी कहते हैं। तो 2003 में ये लीगल बॉडी बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, सांविधिक संस्था बन गई। लेकिन 2003 से पहले ना तो ये संवैधानिक संस्था थी, ना सांविधिक संस्था थी। आज जो है ये एक सांविधिक संस्था। अब देखो इसमें क्या प्रोविजन किया गया है कि एक अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, और 2 से अधिक जो है इसके सदस्य नहीं होंगे। राइट, तो 2 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि एक भी सदस्य हो सकता है या 2 सदस्य हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता। एक अध्यक्ष होंगे, 2 सदस्य होंगे, वो बात नहीं। जैसे निर्वाचन आयोग में कहा गया है कि एक अध्यक्ष होंगे प्लस 2 सदस्य होंगे, इसमें कहा गया है कि एक अध्यक्ष होगा लेकिन 2 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, यानी 2 से कम सदस्य हो सकता है। राइट, अब देखो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी जो है सीबीसी की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि एक समिति की सिफारिश के आधार पे इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और उस समिति में प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं। उस समिति में जो है होम मिनिस्टर होते हैं, और उस समिति में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ये तीनों की एक समिति बनती है, और इसी समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति सीबीसी की नियुक्ति करता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है। 2 आधार पे इसको हटाया जा सकता है।
एक मिसबिहेवियर के आधार पे और एक इनकैपेसिटी के आधार पे, दो आधार पे महज इसको हटाया जा सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जब आप पढ़ते हो तो ये बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार इसको पढ़ सकते हैं। देखो, कोरोना के समय में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट हुआ कि विश्व की संस्था अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रही है। कोरोना, डब्ल्यूएचओ जो आज ये बोल रही है कि भारतीय वेरिएंट को वैश्विक खतरा बताया गया है, क्या डब्ल्यूएचओ ने इस तरह का क्रिटिसिज्म कभी चाइना पे किया है? तो निश्चित तौर पे डब्ल्यूएचओ पे पक्षपात का आरोप लगता है। डब्ल्यूएचओ अगर चाहती तो कोरोना को रोक सकती थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ कोरोना को रोकने में नाकाम रही है। तो वैश्विक संस्थाओं का संतुलन बिगड़ा है। वैश्विक संस्थाएं अपनी भूमिका को निभाने में नाकामयाब रही हैं, और जिस तरह से आरोप भारत पे लगा रही है, उस तरह से आरोप इन्होंने चीन पे नहीं लगाया था, क्योंकि चीन से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी। कल के न्यूज़ में आया था कि अमेरिका के पास एक दस्तावेज पकड़ाया है, जिसमें बताया गया है कि उस दस्तावेज में बताया गया है कि 6 वर्ष से जो है कोरोना को लेकर के युद्ध की स्थिति में था चीन। कोरोना एक मैन मेड वायरस है जिसे चीन के द्वारा बनाया गया था, राइट। और इस वायरस के द्वारा वो तीसरे विश्व युद्ध की चीन तैयारी कर रहा था, लेकिन इस पे डब्ल्यूएचओ अभी तक खामोश है। डब्ल्यूएचओ ने अभी तक अपना कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया, राइट। तो हम देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ किस तरह से चीन के पक्ष में अपना जो है भूमिका का निर्वहन कर रहा है, चीन के पक्ष में किस तरह से बोल रहा। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमज़ोर हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वर्तमान की वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम साबित हो रही है। इसी को लेकर के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में अपने तकरीर में, अपने भाषण में कहा था कि यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और एक ज़बरदस्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन जो बनी थी 1945 की आवश्यकताओं के अनुसार सही था, लेकिन वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार यूनाइटेड नेशन सही नहीं है, इसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो एक बार पढ़ सकते हैं। देखो, यहाँ पे दो न्यूज़ है, दोनों न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेली लगभग पेपर में आ रहा है, इसलिए मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाकर डिस्कस कर दूंगा, या नहीं तो नेक्स्ट दिन डाटा के साथ मैं इसको डिस्कस कर दूंगा कि दाल के लिए, एक तो दाल इंपॉर्टेंट है, दाल के लिए भारत सरकार अभी तक क्या क्या कर रही है, और दूसरा है कि यहाँ पे देखो खाद्यान्न तेल है, खाद्यान्न तेल के लिए भारत सरकार अभी तक क्या कर रही है। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, लगभग डेली मैं न्यूज़ पे देख रहा हूँ, और इसको लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पहले भी पूछा है, अभी भी पूछा जा सकता है। दाल को लेकर के एक फैक्ट याद रख लेना कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल का उत्पादन करता है। सबसे अधिक दाल का उत्पादन विश्व में भारत ही करता है। दाल का सबसे अधिक खपत भी भारत ही करता है, और दाल का सबसे अधिक विश्व में आयात भी भारत करता है। लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए भारत को प्रत्येक वर्ष खर्च होता है दाल मंगाने में विदेशों से। अब देखो, तेल के बारे में याद रख लेना, तेल के बारे में जो यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि जो खाद्यान्न उत्पाद हम विश्व के देशों से मंगाते हैं, उसमें सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की खपत किस में होती है, तो वो तेल में होती है, खाद्यान्न तेल में होती है। खाद्यान्न उत्पादों में सबसे अधिक हमारा फॉरेक्स रिजर्व जाता है खाद्यान्न तेल में। लगभग 75,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष हमारा नुकसान होता है खाद्यान्न तेल में, राइट। तो इसी को लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, और 2 बार यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछी थी। तो कल मैं कोशिश करूंगा, अगर चर्चा रहेगा ये दोनों टॉपिक की, खाद्यान्न तेल की और दाल की, तो मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा कि भारत सरकार ने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं। आज मुझे समय नहीं मिला, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देखो, एक बार इसको पढ़ सकते हो। चीन निर्यात स्थिति बेहतर, 50 लाख टन से अधिक का करार। तो चीनी की निर्यात की स्थिति भारत सरकार की काफ़ी बेहतर है। भारत चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीन का निर्यातक है, चीन का उत्पादक है, चीनी का, ब्राज़ील के बाद। देखो, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सबसे अधिक कारगर उपाय क्या है, तो उसमें लगभग 8 या 9 पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उसमें एक पॉइंट हमने बोला था कि मुनाफाखोरी को रोकना चाहिए। वर्तमान में आवश्यकता है कि मुनाफाखोरी जो हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मुनाफाखोरी हो रहा है,
एम्बुलेंस की जो मुनाफाखोरी हो रहा है, दवाइयों की जो मुनाफाखोरी हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार से मुक्त हो कोरोना टीका, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ, उसमें हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इस पर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये डब्ल्यूटीओ का एक समझौता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक समझौता है, जिस समझौता का कहा गया ट्रिप्स समझौता, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू का समझौता, राइट। हिंदी में ये कहा जाता है, अंग्रेजी में ट्रिप्स कहा जाता है। तो इसी के तहत जो है बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त किया गया है, पेटेंट का कानून इसी के तहत प्रत्येक देश जो है बनाते हैं अपने यहाँ, इसी समझौता के तहत। अब देखो, इसमें जो दिया हुआ कुछ पॉइंट पहले से हमने डिस्कस किया आपके साथ, कुछ पॉइंट जो है विशिष्ट दिया गया है यहाँ पे, जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पहला पॉइंट तो यही है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका डब्ल्यूटीओ गए थे, पिछले वर्ष 2020 में ही गए थे। और उन्होंने कहा था, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कहा था कि एक काम कीजिए, आप जो है पेटेंट फ्री कीजिए। क्या होगा पेटेंट फ्री करने से? भारत में मान लो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट, वो वैक्सीन बनाती हैं, एस्ट्राजेनेका के शोध पे बनाती हैं। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की कंपनी है, इन्होंने कोरोना को लेकर रिसर्च किया और इस रिसर्च के आधार पे सीरम वैक्सीन बनाती है, जिसे हम कहते हैं कोविडशील्ड वैक्सीन, राइट। अब देखो क्या होता है कि कोविडशील्ड मान लो मार्केट में 200 रुपये में बिकता है, 200 रुपये में बिकता है, तो 100 रुपये सीरम लेती है और 100 रुपये लेती है एस्ट्राजेनेका। सारा काम करती है सीरम, लेकिन एस्ट्राजेनेका को पैसा क्यों जाता है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एस्ट्राजेनेका जो है कोविडशील्ड के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार उसको प्रदान किया गया, यानी शोध किसने किया है? एस्ट्राजेनेका ने किया है। तो अब जो है पैसा एस्ट्राजेनेका को भी जाएगी, इसी को हमें समाप्त करना। अगर बौद्धिक संपदा अधिकार फ्री हो गया कोरोना वायरस का जो दवाई है, जितनी भी मेडिसिन है वर्ल्ड में, तो ऐसी कंडीशन में महज सीरम को पैसा मिलेगा। जो कंपनी बनाएगी वही कंपनी मुनाफा करेगी, जिस कंपनी ने इस पर रिसर्च किया था उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो वैक्सीन काफ़ी सस्ती हो जाएगी, दूसरा है कि विश्व के किसी भी देश में जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है उसके पास फॉर्मूला पहुंच जाएगा और उस फॉर्मूला के आधार पर वो अपने यहाँ वैक्सीन का निर्माण कर सकती हैं। अगर वो अपने यहाँ वैक्सीन का निर्माण कर सकती है तो वहाँ पे कोरोना वायरस की समस्या का हल हो सकता है। देखो, विश्व में किसी भी देश में अगर कोरोना वायरस की समस्या रही तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगा, राइट। विश्व में कहीं भी कोरोना वायरस की समस्या रही तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगा। तो अब देखो, यूएसए भी इसके साथ, भारत के साथ दिया है। यूएसए का भी कहना है कि बौद्धिक संपदा अधिकार से फ्री किया जाए कोरोना वैक्सीन को। और यूरोप से बातचीत चल रही है, कल हमने देखा था कि यूरोप से हमारी मीटिंग थी तो उसमें डिस्कस किया गया था। और डब्ल्यूटीओ के जो है 164 देश हैं, 164 में 120 देश भारत के साथ, जितने भी गरीब देश हैं भारत के साथ हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के देशों को हमें समझाना है। अब देखो, बड़े पैमाने पे इससे क्या होगा? अगर पेटेंट फ्री हो गया तो बड़े पैमाने पे उत्पादन होगा और सभी वैक्सीन के जो शोध हैं, चाहे भारत के जो इंडिजिनस शोध है, जो है कोवैक्सीन, जो है भारत की इंडिजिनस शोध है, जो आपको भारत बायोटेक की नामक कंपनी बनाई है, जो हैदराबाद की कंपनी है, तो वो शोध भी अन्य देशों को साझा करेगी। और अन्य देश के साथ जितने भी शोध हुए हैं, चाहे वो फाइजर का शोध है, चाहे स्पुतनिक 5 का शोध है, सभी शोध भारत के साथ साझा किया जाएगा। और भारत में जो शोध हुए हैं, भारत में जो रिसर्च हुए हैं, भारत में जो R&D हुआ, वो अन्य देशों के साथ साझा करेगी। गरीब अफ्रीकी देशों को वैक्सीन लगेगा। अगर कोरोना वायरस कहीं भी बचा है तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है और वैक्सीन क्या होगी? सस्ती होगी। तो ये तो पहले से हमने डिस्कस किया है। अब देखो, यहाँ पे इस न्यूज़ में जो चर्चा किया गया, इस एडिटोरियल में जो चर्चा किया गया है, इसके अलावा कि पेटेंट कानून व्यक्ति और संस्था को बौद्धिक संपदा अधिकार देता है। क्या होता है पेटेंट कानून? कि पेटेंट कानून क्या होता है कि आपको बौद्धिक अधिकार देता है, आपको या किसी संस्था को बौद्धिक संपदा अधिकार देता है।
अब देखो हुआ क्या था, इसका मिसयूज कैसे होता है। जैसे मान लो रघुपति राघव राजा राम, या कह सकते हो हनुमान चालीसा जो हम गाते हैं, हनुमान चालीसा जो हम गाते हैं वो मान लो पेटेंट की हुई टीसी, मान लो उसको पेटेंट करवा लिया। तो चूंकि हम वर्षों से हनुमान चालीसा गा रहे हैं और इसको पेटेंट करवाया है टी सीरीज, तो ऐसे कंडीशन में इसको लेकर के अगर आप कोई वीडियो मान लो यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो उस पर आपको टी सीरीज का जो है पेटेंट लग जाएगा, टी सीरीज जो है कॉपीराइट लगा देगी। या अगर मान लो कहीं कहीं आप गाते हो तो इसमें जो मुनाफा होगा, मान लेते हैं कि आप किसी कंसर्ट में इसको गा रहे हैं या कहीं गा रहे हैं इसको, तो इसको लेकर के अगर कोई मुनाफा होगा तो उसको आपको टी सीरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इस तरह से जो हमारी जो वर्षों की तपस्या है, वर्षों की जो परंपरा है, उस परंपराओं को कुछ लोगों के द्वारा पेटेंट करवा लिया गया है और वो इसका मिसयूज कर रहे हैं। जैसे मान लो राइटर का कहना है कि ये जो है पेटेंट कानून जो है बेसिकली विकासशील देशों के ज्ञान को हड़पने के लिए लाया गया है। पारंपरिक जो नुस्खा होता है उस नुस्खा में मामूली फेरबदल करके उसे वैज्ञानिक शब्द दे देते हैं और वो उसको पेटेंट करवा लेते हैं। जैसे दूध में जो है हल्दी डालकर पीने की जो परंपरा है, भारत की बहुत पुरानी परंपरा है, राइट, और इसको अमेरिका के द्वारा पेटेंट करवा लिया गया था। तो निश्चित तौर पे ये भारत की पुरानी परंपरा है, इसको अमेरिका के द्वारा पेटेंट करवा लिया गया था। बाद में भारत ने आपत्ति दर्ज की WTO में, तब जाकर इसको सॉल्व किया गया। और इसमें भारत की भी गलती है, क्यों कि हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा है, हमारी जो पुरानी किताबें, जितनी किताबें, चाहे वो जीवक की किताब हो, चाहे धन्वंतरी की बुक हो, चाहे पतंजलि की बुक हो, हमने उस पुरानी किताबों पे लगभग 2500-3000 वर्ष की पुरानी जो हमारी शोध की पुरानी किताबें वगैरह हैं, उस पर हमने रिसर्च नहीं किया। अमेरिका ने इस पर रिसर्च कर रही है। अमेरिका भारत की, जो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका भारत की पुरानी जितनी भी किताबें हैं जो लिखी गई थी, गुप्त काल में लिखी गई थी या मौर्य काल में लिखी गई थी, उस पर अमेरिका अभी रिसर्च कर रहा है, उस पर फ्रांस रिसर्च कर रहा है, उस पर ब्रिटेन रिसर्च कर रहा है। भारत क्या रिसर्च कर रहा है उस पर? नहीं। हमारी पुरानी संपत्ति पे भी हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। एक बार पढ़ लेना आप लोग खुद से भी। देखो, पुदुचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जलों की नल से आपूर्ति। भारत सरकार एक योजना लाई थी 2019 में। 15 अगस्त 2019 को अपने लाल किला के प्राचीर के भाषण देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हर घर नल जो है हम 2024 तक पहुंचा देंगे। हर घर जल, मतलब नल से हर घर जल जो है हम 2024 तक पहुंचा देंगे। तो सॉरी, तो इसी को लेकर के जो ये परियोजना शुरू की गई थी, इसमें अभी 4 राज्य हैं, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी। ये 4 जगह ऐसा है जो कि 100% अभी हो चुका है। 100% ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नल आपूर्ति हो चुका है। 3 राज्य में पूरी कंप्लीट हो चुका है। पुदुचेरी में ग्रामीण हो चुका है, शहरी बचा हुआ है, लेकिन वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। एक बार इसको भी देख सकते हैं। नेपाल में विश्वास मत हारने के बाद गिरी ओली सरकार, नई सरकार का गठन होगा। निश्चित तौर पे भारत के लिए ये, जब भी नया सरकार मान लो गठन होगा तो उसके दृष्टिकोण से भारत को अपनी पॉलिसी चेंज करनी हो सकती है, क्योंकि नेपाल में जो भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट होती है वह वहाँ के पॉलिटिकल सेंटिमेंट होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत के नीति निर्माताओं को भी इस पर फर्क पड़ता है और वो देखते हैं कि नेपाल में किसकी सरकार बन रही है। इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हो। इसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, यरूशलेम में क्या है कि यरूशलेम में तीनों धर्म के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए और यहूदी के लिए, तीनों धर्म के लिए जो है पवित्र स्थल है। और वहाँ पे जो सबसे अधिक पवित्र मस्जिद थी, जो इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी गई है, और वहाँ पे जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा होता है, वहाँ पे लड़ाई होती है। तो उसी को लेकर के न्यूज़ दिया हुआ। देखो, FATF की शर्तों को पूरा करने को पाकिस्तान ने बनाए नियम। FATF के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस मैं कर देता हूँ, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य जो था, जब ये बना था तो इसका उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है और उसके बाद इसमें एक और उद्देश्य जुड़ गया, और वो उद्देश्य था कि आतंकवादियों को वित्त पोषण रोका जाए, यानी आतंकवादियों को जो फंडिंग होता है उस फंडिंग को रोकना। पहले एक ही उद्देश्य था। 1989 में जब इसकी स्थापना हुई थी G7 के देशों के द्वारा पेरिस में, तब एक ही उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और उसके बाद आतंकवादियों के वित्त पोषण को रोकना भी इसके उद्देश्य में शामिल कर दिया गया 2001 में, जब अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है। तो भारत 2010 से FATF का सदस्य बना है। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया है। 39 सदस्य देश इसका सदस्य बने हैं। सऊदी अरब अब इसका सदस्य बन गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप चीन पे आपकी नज़र होती है तो ये न्यूज़ आपको सिनजियांग जो प्रांत है, जो मुस्लिम बाहुल प्रांत है, जो उइगर मुस्लिम वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, जिसमें हमने बोला है कि वहाँ की जो जेल है 20 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में रखा हुआ। तो वहाँ की जो महिलाओं हैं, वहाँ की महिलाओं को गर्भ निरोधक गोली के माध्यम से मुस्लिम आबादी को नियंत्रित करने के फिराक में चीन है। देखो, चीन को एक बात पता है कि मुस्लिम आबादी जो होती है, मुसलमान जो होता है, उसको धर्म के आधार पर आसानी से उकसा दिया जा सकता है। राइट, धर्म के आधार पर वो मरने मारने को तैयार होते हैं। जितने भी विश्व के संगठन अभी वर्तमान में है, चाहे ISS है, चाहे अन्य संगठन अलकायदा वगैरह हैं, वो धर्म के आधार पर संगठन बना हुआ। तो चीन को एक बात पता है कि मुसलमान जो है धर्म के आधार पर जो है जुड़ सकते हैं और धर्म के आधार पर आंदोलन कर सकते हैं, इसलिए उसको दबाने का प्रयास चीन लगातार कर रहा है। हालांकि जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं पाकिस्तान, राइट, वो इस मुद्दे पे खामोश रहता है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा देता है चीन। चलो, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।